हेलो वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत है जीकेएम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे पीएनएसटी 2025 के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज पे ध्यान रखना है। जो आपके लिए जो 5 स्ट्रेटजीज रहने वाली है उसके ऊपर आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले अपन इन 5 स्ट्रेटजीज को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है जो आपके सामने है, कंप्लीट आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है? कंप्लीट एनालिसिस एंड प्लानिंग द सिलेबस। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि प्रॉपर जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस पीएनएसटी 2025 के लिए दिया हुआ है, उस सिलेबस को आपको देखना है। उस सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है? सर फिजिक्स है, सर केमिस्ट्री है, सर बायो है, सर इंग्लिश है और जीके। सबसे पहले सिलेबस को आपको रीड करना। एक बार फिजिक्स का भी आपको सिलेबस रीड करना है, केमिस्ट्री का सिलेबस भी रीड करना है, बायो, इंग्लिश और जीके जितने सब्जेक्ट है आपके, उन सारे सब्जेक्ट को एनालिसिस करना है। और फिर इसमें आपको देखना है कि अपने टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है? सर 100 मार्क्स का। अब बात करें कि सर इसके अंदर ये चीज तो हमने एनालिसिस कर ली, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस हो गया। फिर आपको प्लानिंग करनी है सिलेबस की कि सर प्लानिंग क्या करें। तो प्लानिंग आपको ये करनी है कि जो भी सिलेबस है उन्हें हमें बचे हुए जो दिन बचे हुए, मान लीजिए 4 महीने आपके पास बचे हुए, उस 4 महीने के अंदर हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। जैसे आपके पांचों सब्जेक्ट आपको 4 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को डेली, जैसे जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को आपका डेली भी क्या करना है? आपको पढ़ना है उनको, तभी तो आप पूरा उसे 4 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपके सामने जो अपन बात करने वाले हैं वो क्या रहने वाली है? सॉलिड कंसेप्ट बिल्डिंग एंड फोकस ऑन द बेसिस। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो आपका पीएनएसटी का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्ट्रेटजी बना ली। सेकंड नंबर पर आपको जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि सर कोई टॉपिक सामने उठा लिया, उस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा फोकस बनाकर रखना है। उस टॉपिक की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर फोकस पूरा रखना है आपको। ऐसा नहीं कि सर हमने थोड़ी देर पढ़ लिया, उसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स, क्या सर, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स को आपको ऑथेंटिक डाटा पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑथेंटिक डाटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने खुद के ऊपर भरोसा होगा। खुद के ऊपर भरोसा होगा मतलब आपको ऐसा फील होगा कि सर जिस चीज के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूं या जिस चीज के लिए मैं पढ़ रहा हूं, वो मेरी तैयारी पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मजबूत होते जा रही है। कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़ना है आपको। फिर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड बुक्स, मान लीजिए पीएनएसटी के लिए जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स आप मानते हैं, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड बुक्स कोई सी भी हो सकती है। मान लीजिए जिस भी बुक को आप, बायो की कोई स्टैंडर्ड बुक मान लीजिए, फिजिक्स की कोई स्टैंडर्ड बुक मान लीजिए, केमिस्ट्री के लिए कोई मान लीजिए, जीके और इंग्लिश के लिए। तो स्टैंडर्ड बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसको एनसीईआरटी फर्स्ट फोकस है। सेकंड, स्टैंडर्ड बुक का जो डाटा दिया है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। होते हैं कि सर एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक होती है इनमें कहीं ना कहीं वेरिएंट पाए जाते हैं कि सर उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो उन दोनों की वैल्यू आपको सबसे पहले क्लियर करना है आपको। जैसे कोई सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो कैसे ले पाएंगे? सर ऑब्जेक्शन ले पाएंगे एनसीईआरटी बुक की। तो जो डाटा स्टैंडर्ड बुक का रहता है उसे एनसीईआरटी से आपको सबसे पहली चीज तो कंपेयर कर लेना है। सेकंड चीज में बात करूं कि आपको कंसेप्ट क्लियरिंग रखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें कि सर कंसेप्ट क्लियरिंग क्या होता है। कंसेप्ट क्लियरिंग ऐसा है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, क्या सर, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस टॉपिक में आपको किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं देखना चाहिए। अब बात करें कि उसके लिए सर जो टॉपिक क्लियरिंग करे तो कहां कहां से हम कर सकते हैं और कैसे कैसे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स के ऊपर ध्यान देना। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, जैसे कि आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, उस बुक के अंदर उदाहरण एग्जाम्पल्स डले हुए हैं। उन एग्जाम्पल को सबसे पहले आपको रटना नहीं है, पहले आपको केवल और केवल समझना है कि सर उसमें एग्जाम्पल्स जो डले हुए हैं वो एग्जाम्पल्स हमें क्वेश्चन के प्रति क्या कहना चाह रहा है या क्वेश्चन के अंदर उसे हम अप्लाई क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझना जरूरी है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूं कि कोई से टॉपिक के लिए आपको, मान लीजिए कि आप कोई फिजिक्स का एक चैप्टर है जो आपको लग रहा है कि सर मेरा ये चैप्टर जो है वीक है, या सर मेरा ये जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स है जो सर मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, तो मैं 100% उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकूंगा।
तो सबसे पहले बच्चों बात करें कि उस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप कोई सा भी वीडियो लेक्चर, मान लीजिए कोई भी आपके टीचर्स, आप जो जो भी टीचर को बेस्ट मानते हैं, उस टीचर का सबसे पहले आपको जाकर के एक वीडियो देखना है कि सर उस वीडियो के माध्यम से जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं वो किस कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और कंसेप्ट के साथ में एग्जाम्पल का यूज करने के बाद में उसका आंसर कैसे ला रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि उसमें लॉजिक जो यूज हो रहा है, क्या सर, जो उसमें लॉजिक यूज हो रहा है उस लॉजिक के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर कोई सी चीज पढ़ ली हमने और उसका लॉजिक तो समझ लिया लेकिन उसकी जड़ तक ना पहुंच पाए। कोई भी आपको काम करना है तो उसका सबसे पहले आपके पास एक चीज होना चाहिए कि सर उसका एग्जाम्पल बनना कहां से स्टार्ट हुआ और आंसर कहां तक जा रहा है, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर की स्ट्रेटजी के बाद में फिर अपन बात करेंगे 3rd नंबर की स्ट्रेटजी। देखिए बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, क्या सर, बच्चे पढ़ाई तो बहुत सारी करते हैं, मान लीजिए ऑफलाइन बच्चा तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन भी तैयारी कर रहा है बच्चा, लेकिन सबसे बड़ी जो बच्चे की गलती होती है वो क्या होती है, खुद को जज न कर पाना। क्या नहीं कर पाना, खुद को जज नहीं कर पाना। अब सर खुद को जज कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कि ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस सीट होगी आपके पास में अवेलेबल। मान लीजिए कहीं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जैसे फार्मूला जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है सर, डीपीपी के बारे में। कौन सा सर, डीपीपी, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। मान लीजिए कोई सा आपका फिजिक्स का एक चैप्टर ले लीजिए, उस चैप्टर की आपके पास डीपीपी अवेलेबल है, तो ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उन्हीं क्वेश्चन को आप करें, अदर क्वेश्चन को छोड़ दें। नहीं, ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती होती है, क्योंकि जो चीजें आपको आती है वो एग्जाम में शायद नहीं देखने को मिलती, जो आपको नहीं आती वही आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखें क्या करना है कि सबसे पहले आपको डीपीपी, जितनी भी आपको डीपीपी है वो सारी डीपीपी सोल्व करनी है। मान लीजिए डीपीपी सर हमारी फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, बायो हो गया, इंग्लिश, और क्या हो गया बच्चों, जीके हो गया। सर इन सभी सब्जेक्ट की जो डीपीपीस होती है, जो क्वेश्चन डले हुए हैं, उस क्वेश्चन को सबसे पहला एक चीज काम करना है, सबसे सर पहला काम क्या करना है सर, उसको समझना है आपको, ठीक है। फिर उसमें दूसरे नंबर पर एक चीज ये सोचनी है समझने के बाद में कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। 3rd नंबर की जो चीज है सर, इस पे कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जो यूज होने वाली, क्या सर, इस पे कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो अप्लाई होगी। और 4th नंबर पर चीज जो कि सर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होने के बाद में हमारा क्या लेके दे देगी सर, आंसर ला के दे देगी। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिसमें मल्टीपल जो क्वेश्चन डले हुए होते हैं, बच्चे उसमें क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर लगा दिया। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो सीधा आंसर लगाते हैं तो उसमें क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं या ऑप्शन जो होते हैं वो 2 होते हैं जो सेम सेम दिखाई देते हैं, सर ये भी सही जाएगा और ये भी सही जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियरिंग, मैंने बताया कि सर हम हमारा कंसेप्ट तो क्लियर करके ला चुके हैं, तो हमें जो क्वेश्चन के ऊपर टिक करना है या जिस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है वो कहीं ना कहीं सटीक लगाना है। और सटीक आप लगाएंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले 3 चीजें कि सर समझना है, फार्मूला, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सर मॉक टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सर प्यारे विद्यार्थियों, मॉक टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए अपन बात करें तो मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट की बात करें जिसमें आपको ऑफलाइन मोड में भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है और ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी सर, ठीक है, आप पीएनएसटी 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक चीज है कि जो भी आपका एग्जाम है, मान लीजिए पीएनएसटी आप एग्जाम दे रहे हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं या एनएमटीएसटी का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको पता होना है कि सर हमारा पेपर ऑफ मोड कैसा है, सर सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो इसमें आपकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट होगी, सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मान लीजिए कहीं पर भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, वहां पर जाकर के या सेंटर के ऊपर जाकर के आपको टेस्ट सीरीज देना है सबसे पहले। 2nd नंबर पर बात करें कि सर ऑनलाइन टेस्ट, हमें मॉक टेस्ट लगाना है। बहुत सारे ऐसे फ्री के ऐप भी है, या आप कोई सा इंस्टीट्यूट का जैसे बात करें, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो उसके ऐप के ऊपर आपको जाना है। मान लीजिए जीकेएम का एक ऐप है, उस जीकेएम के ऐप पर पीएनएसटी की टेस्ट सीरीज 2025 के आ गए, उस टेस्ट सीरीज को जाकर के आपको देना है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो इनसे आपका फायदा क्या क्या होने वाला है, तो 1st नंबर पर सर एक चीज तो बात करें, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, क्या सर, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। सर दूसरे नंबर की एक चीज है कि क्वेश्चन के टाइप्स कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा। जब बेटा आपको क्वेश्चन के टाइप्स देखने को मिल गए तो आप क्या चीज सोचेंगे कि सर ये चीज बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग या हमारी एग्जाम के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठने वाली है।
जब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, क्वेश्चन के टाइप्स आपने अप्लाई कर दिए, तब आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं अपन सही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चीज ये दो चीजें आपकी छोटी छोटी क्या बताएगी सर, जो गलतियां हैं आपकी छोटी छोटी, वो गलतियां बताएगी। और वही गलतियों के अपन क्या करेंगे, सुधार करेंगे। क्योंकि अपना मेन जो फोकस है, वो अपना मेन फोकस क्या रहने वाला है सर, हमें पीएनएसटी एग्जाम 2025 को क्रैक करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, सेकंड नंबर थर्ड नंबर की बात हो चुकी है सर। अपन जो बात करें कि सर फोर्थ नंबर पर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा जरूरी होता है। मान लीजिए कि आप कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास चीज है वो है आपका टाइम टेबल। जैसे मान लीजिए आप स्टडी 10 से 12 घंटे करते हैं, मान लीजिए आप 4-5 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, 4-5 घंटे कोचिंग जाते हैं, 2 से 3 घंटे मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में मान लीजिए कि जो आपका वन डे है, एक दिन की अपन बात करें कि सर वन डे के अंदर जितनी आप टोटल स्टडी करते हैं, क्या सर, जितनी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी का आपके पास होना चाहिए सर क्या, पहली चीज तो टाइम टेबल होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास टाइम टेबल बना हुआ है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें करेंगे तो आपकी एक स्टडी प्रॉपर होगी। अब कई बार क्या होता है, बच्चा गलती कहां पर करता है कि सर टाइम टेबल बनाने जब भी उठे तब कोई सा सब्जेक्ट, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी बायो पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़ने के जो सब्जेक्ट, आप एनी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपके पढ़ना चाहिए, आपको मान लीजिए एक सीक्वेंस हम पढ़ना चाहिए, वो क्यों वो नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। जब आपको डर लगने लगता है कि सर मेरे फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे टेस्ट सीरीज में, या फिजिक्स के अंदर मुझे क्वेश्चन ज्यादा टीचर पूछ रहे हैं, तो मैं फिजिक्स को पढ़ लेता हूं। नहीं बेटा, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है। हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी जो देनी है वो बराबर देनी है। कैसी देनी है सर, ठीक है। अब बात करें कि हर एक सब्जेक्ट में आप बराबर टाइम के अनुसार पढ़ते चले। मान लीजिए फिजिक्स में आप 2 घंटे दे रहे हैं, केमिस्ट्री में 2 घंटे दे रहे हैं, बायो, इंग्लिश और जीके, इन सभी सब्जेक्ट में आपको 2-2 घंटे का आपको टाइम देना है। जब आप ये टाइम पर्याप्त दे पाते हैं तो वहां से जो आपको आउटपुट मिलता है, क्या सर आपने उनको इनपुट दिया कि सर ये चीज हमें होने वाली, जब आपको आउटपुट मिलेगा और जब कोई सी चीज पढ़ेंगे और उस टॉपिक के बारे में आपके सामने जैसे 10 स्टूडेंट चर्चा करेंगे, तो आपको ये लगा कि यार ये चीज तो मैंने टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रखी है, और टाइम के अकॉर्डिंग यदि मैंने प्रिपेयर कर रखी है सर, तो मेरा जो कंसेप्ट बन रहा है या मैं जो इसमें लॉजिक करने वाला हूं वो तो मैंने बिल्कुल सीख रखा है। तो वही चीज वहां पर आपकी क्या हो चुकी है सर, सरल हो चुकी है। और जब चीजें सरल लगने लगेगी आपको तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। सेकंड नंबर पर अपन बात करें कि डेली रिवीजन करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए जो टॉपिक है ना, इसमें भी रिवीजन करने में गलती करते हैं। मान लीजिए जो चीज आपको, जो टॉपिक क्लियर है, क्या है सर, टॉपिक क्लियर है। अब उस टॉपिक क्लियर की मैं बात करूं, बच्चा सबसे बड़ी गलती जो यही करता है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ता है, 2-3 बार 4 बार पढ़ता ही रहता है। आपको सबसे पहली एक चीज तो ये है कि टॉपिक क्लियर करने के साथ में आप उस टॉपिक को रटना नहीं है बार बार। मान लीजिए एक बार आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, तो केवल केवल एक ही बार पढ़ना है आपको, ठीक है। और एक ही बार पढ़ने के साथ में बात करूं, उस टॉपिक को एक बार आपने कर लिया, अब उसमें सारे सब्जेक्ट का आपको डेली रिवीजन, ऐसा नहीं कि उसी एक टॉपिक के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नई चीजें आप कब फेस करेंगे, लास्ट में जब एग्जाम आता है तब बच्चा यही सोचता कि नई चीज क्या पढूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो, क्या चीज नहीं पढूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो। तो ध्यान रहे आपको, सबसे पहले आपको डेली रिवीजन करना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बैच हो ऑफलाइन बैच हो, मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हैं, जो भी टीचर आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को तो पढ़ना ही है, लेकिन पिछला जो पुराना है, जो पुराने सब्जेक्ट या टॉपिक जो आप डील पहले कर चुके, उन टॉपिक को भी एक नजर बना के रखना है। जब आप उन चीजों के ऊपर भी नजर बना के रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर जो चीजें हमें पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल याद होते जा रहा है और एक सीक्वेंस में सारी चीजें बनती जा रही है। अब मान लीजिए एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो एग्जाम में क्या आता है, सीक्वेंस ही आता है कि सर ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक को वेटेज बनाया जा रहा है, इस टॉपिक को वेटेज बनाया जा रहा है। तो बस बिल्कुल आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल आपको आसान लगेगी कि नहीं सर बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर बात करें कि कंप्लीट सब्जेक्ट का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट की मैं बात करूं कि सर यहां पर सब्जेक्ट सभी आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं तो कंप्लीट एनालिसिस करना है कि नहीं सर हमारा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, हम इसमें स्कोर कर लेंगे। नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका स्कोर तो करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, स्कोर करवा देंगे, लेकिन सिलेक्शन कौन करवाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मान लीजिए कभी आप अच्छे तरीके से भी पढ़ाई कर रहे हैं और पता चला कि 2 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं वो 2 सब्जेक्ट आपके क्या निकल गए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं आप सफलता जो आपको मिलने वाली है वो सफलता काय में चेंज हो जाएगी, असफलता में चेंज हो जाएगी। और काफी आप उसमें जो बात करें कि सर असफलता मिल गई तो परेशान भी होंगे,
लेकिन हमें असफलता के बाद में सफलता चाहिए। हमारा मेन मोटिव है सफलता लेना, पीएनएसटी 2025 एग्जाम को क्रैक करना। अब एग्जाम क्रैक कैसे हो पाएगा? तो सबसे पहले कंप्लीट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं सर हमसे फिजिक्स नहीं बन रहा, केमिस्ट्री नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है? उस चीज को सबसे पहले देखो कि मान लीजिए एक फैन भी चल रहा है क्लासरूम के अंदर, या मैं बात करूं कि सर टीचर भी यदि बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे अपन ये बोर्ड के ऊपर भी लिख रहे हैं, तो यहां पर कौन सा फिजिक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है? मान लीजिए आपके क्लासरूम में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, इसमें कौन सी गैसेस आ रही है जो ठंडी हवा बनाकर हमें दे रही है? ठीक है, तो ये सारी जानकारी तो आपको पढ़ी हुई है आपने। पर्यावरण के माहौल से मैं बात करूं, केमिस्ट्री के माध्यम से आप पढ़ रहे, फिजिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अपन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, बायो के बारे में, जीके हो गया, आता आपको सब कुछ है। सब कहां पर आपका सेव होता है सर? अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। आपको उसको लाना कहां पर है? कॉन्शियस माइंड की ओर। कहां पे लाना है? कॉन्शियस माइंड की ओर। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं, वहां पर आपको टीचर पढ़ा रहा है और टीचर आपको पुरानी बातें बताते जा रहे हैं, तो आप ये चीज भी सोचते हैं, हाँ सर ये हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, हाँ सर बिल्कुल इसमें ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपके कहां पर से हुए? अनकॉन्शियस माइंड में। टीचर आपको क्या काम करके देते हैं? कॉन्शियस माइंड में ला कर देते हैं। चीजें क्लियर बेटा? तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहां पर सबसे पहले एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए आपको। सर एक्सपर्ट गाइडेंस जैसे मैंने 4 से 5 चीजें अभी आपको बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए। एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको कहां से मिलेगी सर? तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाकर टॉपर्स के वीडियो देखना है आपको। मान लीजिए कोई बच्चा पीएनएसटी 2021 के अंदर निकला, कोई पीएनएसटी का बच्चा 2024 के अंदर निकला, तो सबसे पहले उन वीडियो में जाकर आपको एक चीज ये देखनी है कि इस बच्चे ने किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहा है, किस टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए कोई सा टॉपिक बच्चे ने एक चीज दी कि मैं इस सब्जेक्ट को, मान लीजिए टॉपिक की बात करें, इसमें सब्जेक्ट को उन्होंने टाइम स्पेंड ज्यादा किया, मान लीजिए सब्जेक्ट फिजिक्स उन्होंने ज्यादा पढ़ा। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैं सुबह से 4 बजे उठ के तैयारी कर रहा था, तो यही तो स्ट्रेटजी आपको जाननी होगी कि एक पीएनएसटी का टॉपर बच्चा पीएनएसटी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो क्या अपन पीएनएसटी के लिए तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे? तो उस टाइम पर होगा क्या? यही चीज अंदर से निकलेगी कि ये बच्चे इतने मार्क्स लेकर आ सकता है, इससे ज्यादा मैं मार्क्स लेकर आ सकता हूं या आ सकती हूं। तो उसके लिए बस सबसे बड़ी चीज जो जरूरी होती है, टॉपर्स के आपको वीडियो देखना होता है कि सर वहां पर टॉपर्स से जाने कि सर टॉपर्स किन किन चीजों के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर वेटेज देके गए, उन्हीं टॉपिक को अपन अपने ऊपर भी अप्लाई करें। मान लीजिए उन्होंने 10 रूल्स बताया, उसमें से आप 4 रूल्स अपने ऊपर अप्लाई करें, उस 4 में से 2 रूल्स आपको पता होगा, 2 तो रूल्स अपने ऊपर अप्लाई हो गए और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए? सिलेक्शन अपना। चलिए यूट्यूब पे अपन ऑनलाइन की बात करें कि सर यूट्यूब पर, तो विद्यार्थियों आपको सबको पता होगा पीएनएसटी के अंदर सबसे बड़ी एक चीज ये है कि बच्चा सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो यही चीज होता है, सर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या ऑफलाइन पे ध्यान दें या ऑनलाइन पे ध्यान दें? यदि आपके पास कौन सा भी एक प्लेटफॉर्म है पढ़ने का, मान लीजिए आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, मान लीजिए आप प्रॉपर आपके पास ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलें। अब होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की चीजें देखते हैं कि क्या हो रही है। कुछ बच्चे ऑफलाइन के होते हैं जो ऑनलाइन की चीजें देखते हैं कि ऑनलाइन के अंदर क्या चीजें हो रही। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं सर, नई चीज उत्पन्न कर रहे हैं दिमाग के अंदर, ऐसी चीज जो कि नेगेटिविटी ला के छोड़ती है स्टूडेंट के दिमाग में। तो वो आपको गलती नहीं करना है। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि मुझे यदि ऑनलाइन मोड में पढ़ रहा हूं तो मुझे ऑनलाइन पे ही ध्यान देना है, मैं ऑफलाइन पे यदि पढ़ रहा हूं मुझे ऑफलाइन की जो चीजें टीचर के द्वारा मार्गदर्शन बताया जा रहा है उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। आपको कोई भी ऐसे लाइव सेशन होते हैं जहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है कि सर ये इंपॉर्टेंट चीजें मेरे लिए रहने वाली है या इंपॉर्टेंट टॉपिक डील किए जाने वाले हैं। मान लीजिए कोई चीजें आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आती, तो वो चीजें केवल जाकर के आपको ऑनलाइन में देखना है केवल। ऐसा नहीं कि जो चीजें आपको ऑफलाइन में आ गई आप उसको भी एक बार जाके ऑनलाइन के अंदर देखें। ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आप अपना टाइम ऑफलाइन में भी कंज्यूम कर चुके हैं और आप अपना जो टाइम है वो कहां पर, ऑनलाइन में भी आप अपना कंज्यूम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो समय की अवधि होती है वो क्या हो चुकी है सर, छोटी हो चुकी है। और जब समय अवधि छोटी हो गई और आपके पास एग्जाम आ गया बड़ा, मान लीजिए आपका पीएनएसटी का एग्जाम आ गया, उस टाइम पे बच्चा एक चीज यही सोचता है, ऑनलाइन पढ़ूं, ऑफलाइन पढ़ूं, टेस्ट सीरीज लगाऊं, डेली प्रैक्टिस पेपर पढूं या न्यू टॉपिक को पढूं। तो देखिए जो भी आपका काम है सबसे पहले एक चीज के ऊपर फोकस आपको पूरा प्रॉपर करना है। सर उस एक चीज को प्रॉपर फोकस करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाना सकते हैं? तो आपके बीच में कुछ चीजें हैं जैसे कि ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गुरुकुल बैच और पीवाईक्यू की जो बुक है वो ले सकते हैं। इसमें अपन बात करें कि बच्चों के सिलेक्शन की, इसमें सबसे बड़ी एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा सर वो क्या चीज है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले यदि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है,
यदि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं से भी या ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी इसमें एक चीज होती है पीवाईक्यू का रोल। ठीक है, पीवाईक्यू का क्या होता है, रोल होता है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज तो ये कि आपको पीवाईक्यू की जो बुक्स है वो जीकेएम के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो आप जीकेएम के प्लेटफॉर्म से उस पीवाईक्यू को बुक मंगवाएं और उस पीवाईक्यू बुक को मंगवाने के साथ में अपनी तैयारी को देखिए कि क्या जो मैं चीजें पढ़ रही हूँ, एक जो पीएनएसटी के जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक आपको सही गाइडेंस देंगे, सटीक गाइडेंस, कि मान लीजिए इस टॉपिक को वेटेज बनाया गया, इस टॉपिक को पढ़ा जाए, इस टॉपिक को कम वेटेज बनाया गया, इस टॉपिक को कम पढ़ाया जाए। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आज के वीडियो में जो सेशन आपको था, जो 5 स्ट्रेटजीज है वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको सभी को अच्छे से समझ में आई हो तो बिल्कुल आप बेल आइकन दबा के जाएं। यदि आपका कोई चीज़ डाउट रहेगा तो बिल्कुल कमेंट करें। और एक चीज़, हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वो भी आपको कमेंट करके जाना है। जीकेएम हमेशा आपके साथ बना हुआ है, कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।